हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका समष्टि जो अर्थशास्त्र है कक्षा 12वीं की, जिसमें हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे थे, हम बैंकिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और ये जो है बैंकिंग के ऊपर जो हमारा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट हमारा दूसरा है। और इससे पहले बैंकिंग का एक पहला पार्ट अपलोड कर दिए, तो उसको जाके देख लें। और इस यूनिट को समझने से पहले, नहीं बैंकिंग को समझने से पहले, मनी वाला जो चैप्टर है मैंने अपलोड किया, उसको भी जाकर क्या कर लें, आप देख लें। तब ये क्या है, ओवरऑल आपको चैप्टर समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर 6 है, वैसे एनसीईआरटी में सेकंड थर्ड चैप्टर है, यूनिट वाइज एनसीईआरटी में यूनिट वाइज है, लेकिन जो बुक वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से 6th चैप्टर है। तो आप अपना टॉपिक देखिए, उस हिसाब से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और एक चीज़ और कि जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ डेली एक एक लेक्चर डाल दूँ, जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के क्या हों, हमारे चैप्टर क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, और त्यौहार के साथ साथ थोड़ा त्यौहार भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। त्यौहार तो आएगा जाएगा, वो भी मनाना ज़रूरी है, मनाइए, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक एक दिन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कशन क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक के कार्य। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसमें मैं ये वाला डिस्कस कर रहा था, तो क्या हुआ था, बीच में जो था ना लेक्चर जो था वो बीच में ही क्या हो गया था, कट गया था। तो लेक्चर जब बीच में ही कट गया, मैं पढ़ा दिया था केंद्रीय बैंक क्या होता है। मैंने ये बता दिया था केंद्रीय बैंक मतलब होता है एक देश की जो सर्वोच्च बैंक होती है, यानी जो समस्त आर्थिक गतिविधियों की देखरेख करती है। तो उसी वैसी संस्था कौन सी, केंद्रीय बैंक होती है। तो हम भारत की केंद्रीय बैंक कौन है, भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बताया था आपको। और फिर जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था तो मैं डिस्कस तो कर लिया, लेकिन जब मैंने बाद में जाके देखा वीडियो, तो उसके बाद वीडियो क्या हो गई थी, कट गई थी। फिर मैंने सोचा कि दोबारा से उसको डाल दूँ, फिर मर्ज वर्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और थोड़ी चीज़ें उसमें उतनी बढ़िया से हो भी नहीं पाई थी। तो अब ये पूरा स्पेस मिल गया, तो उसमें हमने क्या कर लिया है, और भी चीज़ें जो हटा सकते थे वो सारी भी चीज़ें हटाने का प्रयास किया है। और तो हम समझेंगे क्या है केंद्रीय बैंक के कार्य। तो सबसे पहले आए केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य समझाए। तो सबसे पहले क्या करना है, केंद्रीय बैंक की डेफिनेशन दे देनी है। केंद्रीय बैंक से अभिप्राय ये है जो एक देश की समस्त बैंकिंग गतिविधियों की जो देखरेख करती है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। जो सर्वोच्च संस्था है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। और भारत की केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, ये मैंने बताई था कौन है, आरबीआई है। और आरबीआई की मैंने स्थापना भी बताई थी कि 1913 में क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। और सर ऑसबर्न स्मिथ, कौन, ऑसबर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। खैर आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, साइड में बना लेते हैं ना, जैसे कॉपी का पेज होता है तो साइड में बना लिया कुछ, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर। पहले कोलकाता में था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई क्या है, नोट वगैरह जारी करता है, अभी हम सब देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसको भी थोड़ा समझने का क्या करना, प्रयास करना। और अक्सर कहीं पे ऐसा लगता है मिट रहा है या छोटे दिख रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ जूम कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना। तो इससे क्या होगा, लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड की भी क्या है, एक अपनी सीमा होती है, तो हद से ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, और चैप्टर भी बड़े बड़े हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे बनाऊंगा तो बहुत सारे 10 पार्ट बन जाएंगे। तो सारी चीज़ों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समेकित करके चलना है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको छोटा भी दिखे, वैसे मैंने प्रयास किया बड़ा बड़ा दिखेगा। आप जूम कर लेना तो आपको सब कुछ क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है केंद्रीय बैंक के कार्य। तो सबसे पहले क्या दे देना है, केंद्रीय बैंक की डेफिनेशन, उसके बाद केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य है केंद्रीय बैंक का नोट जारी करना। क्या जारी करना, नोट जारी करना। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में नोट कौन जारी करता है, कौन करता है, केंद्रीय बैंक। तो कौन, केंद्रीय बैंक का मतलब कौन, आरबीआई। भारत में आरबीआई, जैसे अमेरिका में कौन है, फेडरल बैंक है, वैसे ही भारत में जो नोट जारी करता है उसको क्या बोलते हैं,
कौन कार्य करता है? ये नोट जारी कार्य करने का करता है। किसी भी देश की जो सर्वोच्च बैंक होती है वही क्या करती है? नोट जारी करती है। और जो नोट जारी करती है तो उस नोट जारी करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? करेंसी प्राधिकार कार्य। कौन सा कार्य? करेंसी प्राधिकार कार्य। और एकमात्र अधिकार किसका होता है नोट जारी करने का? एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? केंद्र बैंक के पास। हाँ, लेकिन 1 रुपये का नोट, सिक्का वगैरह कौन जारी करता है? भारत का वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट या सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय भारत का। तो मनी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, तो ध्यान रखना 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? सिक्का भारत का वित्त मंत्रालय। तो इसका मतलब नोट जारी करने का अधिकार जो है किसके पास? केंद्र बैंक के पास है। और ये जो अधिकार क्या कहलाता है? करेंसी प्राधिकार कार्य कहलाता है। और ये एकमात्र अधिकार किसके पास है? केंद्र बैंक के पास है। और असीमित विधिग्राही, इसका मतलब सिंपल सा समझिए, इसका मतलब क्या है? अगर केंद्र बैंक ने क्या कर दिया, एक बार नोट को जारी कर दिया, गवर्नर के साइन हो गए, तो वो क्या हो जाता है? लीगल टेंडर हो जाता है। लीगल टेंडर का मतलब आप किसी दुकान वाले पे गए, आपने दिया तो वो लेने से मना नहीं करेगा। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती कि इतने समय के लिए जारी किया गया है। देख लीजिए पुराने नोट आज भी चलते हैं। हाल ये बात है कि अगर सरकार का भी डिमोनेटाइजेशन कर दे, विमुद्रीकरण कर दे, तो उसके बाद क्या हो जाएगी? वो नोट बंद हो जाएंगे जो सरकार। लेकिन जब तक डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण नहीं होता है तब तक क्या होगा? तब तक उस जो नोट है, कुछ सिक्का है, उसकी वैल्यू क्या है? हमेशा बनी रहेगी। तो पहला कार्य उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। तो लिखना कैसे सीखना? नोट जारी करना तो लिखना केंद्र बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? नोट जारी किया जाता है, जिसे करेंसी प्राधिकार कहते हैं। और ये जो नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है केंद्र बैंक का है, और ये असीमित विधिग्राही होता है। दूसरा कार्य यानी सरकार का बैंक। कौन सा बैंक? सरकार का बैंक। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर एक तो आ जाए केंद्र बैंक के कार्य बताओ, लेकिन हो सकता है पर्टिकुलरली एक इस पे पूछ ले कि केंद्र बैंक का बैंक क्या होता है 4 नंबर में, या बैंकों का बैंक है, पर्यवेक्षी भूमिका है, वो बताइए। तो ऐसे भी आ सकता है। तो मैंने खाली बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा क्या करना, उसको एलेबोरेट कर लेना, चीज़ें क्या हो जाएंगी? अच्छी हो जाएंगी, विस्तार से हो जाएंगी। और ज़्यादा लिखना नहीं होता है। सोचोगे लिखना ज़्यादा, तो लिखना नहीं है, समझना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना। ये तो लिखा हुआ है, मैंने अपने समझ के लिए लिखा है इसको, कि मैं कैसे आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। वो तो आप ही बताएंगे लेक्चर अच्छा जा रहा है या ख़राब जा रहा है। तो ये मैंने बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसको तो देखिए, लेकिन साथ में मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक शब्दों पर आप पकड़ नहीं बनाओगे, मजबूती नहीं बनाओगे, तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और थोड़ा वैसे ही लिखोगे सिंपल, तो सिर्फ भाषा का नंबर मिलता है किसमें? इकोनॉमी। कॉन्सेप्ट प्लस भाषा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक एक वर्डिंग पर क्या देना, ध्यान देकर चलना। तो सरकार का बैंक, दूसरा कार्य क्या है? सरकार का बैंक। तो सरकार का बैंक का मतलब क्या? केंद्र बैंक जो है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। और सरकार के बैंक के रूप में जो कार्य करता है, 2 तरीके से कार्य करता है। एक सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, वित्तीय परामर्शदाता, यानी सरकार का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। और किसके रूप में कार्य करता है? वित्तीय परामर्शदाता। जैसे हर चीज़ के कोई ना कोई परामर्श देने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे हम पर्सनल बात नहीं करते, लेकिन किसी बहुतों से क्या कर लेते हैं? पर्सनल बात कर लेते हैं, दोस्तों से कर लेते हैं, यानी कोई ना कोई होता है। या हमें आर्थिक रूप से कोई समस्या आ गई तो पापा से बात करते हैं, सामाजिक रूप से आई तो टीचर से, जो भी है, जो हर चीज़ का क्या होता है? पर्सनल। वैसे वित्तीय परामर्शदाता कौन है? केंद्रीय बैंक। किसका? सरकार का। तो समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है? सरकार के बैंक के रूप में, बोले सरकार का बैंक क्या है? सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है? तो सरकार के बैंक के रूप में सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। किसकी करता है? सरकारी विभागों के खातों की। यानी सरकार का बैंक ऐसे है क्योंकि सरकार की जो भी बैंक होती है, जानते होंगे पंजाब नेशनल बैंक, और भी बहुत सारे जो XYZ जो भी बैंक है, सरकारी बैंक है, उन सारे विभागों की खातों की व्यवस्था कौन करता है? केंद्र बैंक के द्वारा किया जाता है। एजेंट मतलब समझते ही होंगे, एक मूवी भी आई थी एजेंट विनोद, पता नहीं देखी होगी कि नहीं देखी होगी, सैफ अली खान वाली। नहीं देखी है तो बिल्कुल भी मत देखना, एडवाइस भी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी क्या है, टाइम देखने का नहीं है, अभी टाइम क्या है, पढ़ने का है। और एजेंट आप जानते हैं, बहुत सारों को घर वगैरह भी ख़रीदना होता है, तो एजेंट के थ्रू क्या करते हैं? घर खरीदते हैं। और एजेंट क्या करते हैं? एजेंट का होता नहीं है वो उसके अंडर में बहुत सारे घर होते हैं, वो घर की क्या करता है? खरीद बिक्री करता है। वैसे ही जो केंद्र बैंक होता है वो भी सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
सरकार के एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है कि सरकार के लिए प्रतिभूतियों, ये वर्ड समझना क्या है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूति का मतलब होता है, सिंपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के जो कागज़ वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभूति। यानी कोई भी ये मुद्रा नहीं होती, ये मुद्रा ये एक तरीके से कोई कागज़ हो गया, बॉन्ड हो गया। तो जैसे बहुत सारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो पैसा नहीं लगाते तो पैसा, लेकिन बदले में क्या मिलता है, उनको एक कागज़ मिलता है। तो ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, सिंपल सा प्रतिभूति का मतलब कागज़ रखिए, डॉक्यूमेंट रखिए, जैसे घर के कागज़ एग्जाम्पल के। तो एजेंट के रूप में क्या करता है, सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, यानी सरकार के लिए प्रतिभूतियों को खरीदता भी है और बेचता भी है। जैसे आप जानते हैं रेलवे पहले क्या था, पूरा किसका मोनोपोली था रेलवे पे, इंडियन रेलवे पे पूरा गवर्नमेंट का मोनोपोली था, यानी एक अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे उसके भी शेयर्स क्या हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उसके विक्रय बेचे जा रहे हैं। तो कौन बेचता है, ये केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या है, प्रतिभूतियों, केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या है, क्रय विक्रय किया जाता है। एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस करना, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कोई भी सरकार की प्रतिभूति होती है, यानी कागज़ वगैरह, शेयर वगैरह कुछ भी होता है, तो उसको खरीदता बेचता कौन है, केंद्रीय बैंक के द्वारा खरीदा जाता है। और परामर्शदाता सिर्फ खरीदता ही बेचता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति होता है, खाली आपको सलाह दे देगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन पैसे की जब बारी आएगी तो पीछे हट जाएगा, पैसे नहीं देगा। लेकिन केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं है, जब सरकार को पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है ना, तो कौन देता है, यही देता है, कौन, केंद्रीय बैंक। आगे देखेंगे। तो परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियाँ, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियाँ। अभी इधर हम जब पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण, तब यहाँ पर समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। जैसे पॉलिसी होती है SLR, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाता है कौन, केंद्रीय बैंक, जिससे क्या होता है, मुद्रा की बाज़ार में अगर मुद्रा ज़्यादा है बाज़ार में तो उसको कम करेगा, और मुद्रा कम है तो मार्केट में मुद्रा ज़्यादा पूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना समझना, सरकार के बैंक के रूप में एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सरकारी विभागों की खातों की व्यवस्था करता है। एजेंट के रूप में सरकार के लिए प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करता है, और परामर्शदाता के रूप में मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियां बनाता है। बस इतना ही लिखना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ, ठीक है ना। ये 2 कार्य हो गए। तीसरा हो गया बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। बैंकों का बैंक जैसे बोलते हैं ना, ये तुम्हारे बाप का बाप है। जैसे पिक्चर में डायलॉग मारते हैं ना, अगर तुम बाप हो तो ये तुम्हारा भी बाप है। तो वैसे ही बाप यहाँ पे कौन है, बाप है यहाँ पे कौन है, वाणिज्य बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। लेकिन उसके भी वाणिज्य बैंकों का बाप कौन हो गया, RBI हो गया। भारत में कौन हो गया, RBI। तो जो केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों, यानी बैंकों का मतलब वाणिज्य बैंकों का क्या है, बैंक। यानी पापा का पापा बोले तो ग्रैंडफादर बोले तो दादाजी, एक तरीके से बाप का बाप। जैसे एक धनुष कोटी की मूवी थी, पता नहीं कौन सी, साउथ की थी, उसमें एक डायलॉग आता है कि एक गुंडा होता है, वो बोलता है आई एम वेरी बैड, तो वो कहता है इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तो उसी तरीके से अगर वाणिज्य बैंक बोलेंगे हम क्या हैं, बैंक हैं, तो वो कहेगा मैं तुम्हारा भी बैंक हूँ, मतलब तुम्हारा भी क्या हूँ, पिताजी हूँ, फादर हूँ, जो भी हूँ, XYZ। तो बैंकों का बैंक है, समझेंगे भी क्या है। फिर क्या है, पर्यवेक्षी भूमिका है। पर्यवेक्षी का मतलब समझना, वर्डों पे ध्यान देना। पर्यवेक्षी क्या होता है, पर्यवेक्षी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं क्लास में या स्कूल में पढ़ते होंगे, तो टीचर लोग काम देते होंगे या पढ़ाते होंगे या पढ़ाते नहीं होंगे, वो लोग तो आप जानेंगे अच्छे से, पढ़ाते हैं या मजाक करते हैं या स्टाफ रूम में बैठ के चाय पीते हैं, ये गप्पे मारते हैं, वो सब आप जानते होंगे मेरे से ज़्यादा बेटर, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो पर्यवेक्षी। और लेकिन जब बाद में जब क्या आने वाला है, रिजल्ट पेपर आने वाला होता है, या बोलते होंगे बाहर से फ्लाइंग आएगी चेक करने के लिए, निरीक्षण करेगी कि बच्चों ने काम किया है कि नहीं किया है, तो टीचर पे भी दबाव आने लगता है, प्रिंसिपल पे भी दबाव आने लगता है कि बाहर से चेकिंग करने आएंगे तो हमारे स्कूल का नाम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए बच्चों से कॉपियाँ बनवाओ। अगर पूछेंगे क्या पढ़ा है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि लिखा हुआ है बच्चों ने,
क्योंकि भारत का संविधान भी क्या है, लिखा हुआ है। जो लिखा नहीं होगा उसको भारत में माना भी नहीं जाता है। तो एक तरीके से पर्यवेक्षी यानी ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि बैंक सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार, अगर कोई कमियां हैं तो उसमें किस तरीके से सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या आएंगी, आपकी शामिल हो जाएंगी। तो देखते हैं बैंकों का बैंक कैसे है। बैंकों का बैंक ऐसे है, सिंपल सा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ और मैं गया ICICI बैंक में। किस में गया, ICICI बैंक में। तो मैं क्या हूँ, एक कस्टमर हूँ किसके लिए, वाणिज्य बैंक के लिए। वैसे ही वाणिज्य बैंक यानी ICICI, HDFC जो भी बोल लीजिए, वो सारे जब जाते हैं कहाँ पर, केंद्रीय बैंक के पास, एग्जाम्पल के लिए RBI के पास जाते हैं, तो उस समय पे वो क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। जैसे अभी हम कस्टमर थे ना जिस भी बैंक के, तो वैसे ही वो RBI या केंद्रीय बैंक के क्या हो जाते हैं, कस्टमर हो जाते हैं, ग्राहक हो जाते हैं। वही चीज़ें लिखी हैं। बैंकों का बैंक कैसे है कि देश का अन्य बैंकों यानी केंद्रीय बैंक का जो है, किसका, केंद्रीय बैंक का देश के अन्य बैंकों से वही संबंध है जो वाणिज्य बैंकों का अपने ग्राहकों से है। जैसे हमारा संबंध वाणिज्य बैंकों का, वैसे वाणिज्य बैंकों का संबंध किससे है, केंद्रीय बैंक से। और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट तो मैं आप ले ही लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ों को क्या करते चलिए, साथ साथ में नोट करते चलिए। आपको लगता है ये लिख लिया, इसके अंदर कुछ लिखना है, आपको लगता है तो लिख लिया कीजिए, उसमें ज़रा सी भी कोताही मत करना। और लग रहा है मेरी वर्डिंग क्या है, थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो क्या करना, आपका यूट्यूब मैंने बार बार बताया उसमें प्लेबैक वाला होता है, उसमें कम नॉर्मल स्पीड आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है अपने हिसाब से करते रहिए। और लेक्चर कैसा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फालतू में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइए। जब तक आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे नहीं, फीडबैक देंगे नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फीडबैक दीजिए, नेगेटिव दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, जो भी देना है दीजिए, जिससे क्या है पता चलेगा। उस हिसाब से अगर कोई चेंजेस वगैरह करना होगा, लेक्चर में रिफॉर्म करना होगा तो करूँगा। उसके बाद ये देख लिया हमने क्या है, बैंकों का बैंक कैसा है कि केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों से वही संबंध है जो वाणिज्य बैंकों का ग्राहकों से। फिर इसमें 3 ये अवलोकन यानी पर्यवेक्षी भूमिका है ना, इसमें देखते हैं क्या है। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये जो तीनों पॉइंट है, ये इसी के अंदर है, पर्यवेक्षी भूमिका। ये बैंकों का बैंक हो गया, ये पर्यवेक्षी भूमिका, यानी 3 अवलोकन पर ध्यान देना है। देखना, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंक जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है। जमी हो गया है, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी, तो इसको ठीक कर लेना, जमा। यानी इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग वाणिज्य बैंकों में क्या करते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं, वैसे ही वाणिज्य बैंक भी मुद्रा को कहाँ पे जमा करते हैं, केंद्रीय बैंक में जमा करते हैं और उधार भी देते हैं। कौन, केंद्रीय बैंक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसा वाणिज्य बैंकों में जमा करते हैं और बदले में वाणिज्य बैंक क्या करता है, उसी पैसों को लोगों को ऋण भी देता है या हमें लोन भी मिलता है वाणिज्य बैंकों से। वैसे ही वाणिज्य बैंक भी अपना कहाँ पे पैसा रखते हैं, केंद्रीय बैंक में, और केंद्रीय बैंक क्या करता है, उनको ऋण वगैरह भी उपलब्ध करवाता है। तो केंद्र समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को 1-2 बार देखिए तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार करता है, नहीं वाणिज्य बैंक जो भी पैसा CRR SLR के रूप में जो भी है देखेंगे आगे, तो वो जमा कहाँ पे करता है, केंद्रीय बैंक। और ऋण भी, जब कोई भी ऋण नहीं देता तो कौन ऋण देता है, कौन देता है, कौन देगा, केंद्रीय बैंक देगा, ठीक है ना। किसको, वाणिज्य बैंकों को, ताकि मार्केट में क्या आ सके, स्थिरता रहे, कोई भी गलत चीज़ ना हो, मतलब मार्केट सही से बना रहे। तो ये पहला। फिर है दूसरा समाशोधन गृह कार्य। कौन सा है, समाशोधन गृह कार्य। समाशोधन गृह कार्य का मतलब क्या होता है, समाशोधन गृह कार्य का मतलब क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या है, वाणिज्य बैंकों को बहुत सारी सुविधाएं, फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी वाणिज्य बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं ना, सर आपको बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली पैसा जमा कर दीजिए, हम आपके घर पे ही आ जाएंगे, आएंगे, पानी भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। होता है ना बैंक में, बढ़िया बैंक में जाओगे तो पानी भी चलता है, पिलाते हैं, AC भी चलता है। सरकारी में जाओगे तो ना AC चलता है ना पानी का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्राइवेट में जाओगे तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट वाले बोलते हैं ना, हम ये सारी सुविधाएं आपको देंगे, तो वैसे ही केंद्रीय बैंक भी किसको सुविधाएं देती है, वाणिज्य बैंकों को कुछ सुविधाएं देती हैं। सुविधा का मतलब क्या होगा, चेक सुविधा, ये सब तो ऐसे ही था, ये यहाँ से ध्यान रखना, चेक सुविधा। चेक सुविधा का मतलब क्या है, वाणिज्य बैंक जो, वाणिज्य बैंकों को चेक सुविधा कौन देता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा चेक सुविधा दिया जाता है। और सभी बैंकों को एक ही स्थान पर, कैसे,
एक ही स्थानों पर उपलब्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, पिक्चरों में देखा होगा ना, पिक्चरों में क्या होता है, एक बॉस मीटिंग चल रहा होता है, एक बॉस बैठा होगा यहाँ पे टेबल पे, इस तरफ कुछ लोग बैठे होंगे, इस तरफ कुछ लोग बैठे होंगे। तो बॉस वहाँ पे कौन हो गया, आरबीआई बॉस हो गया, और बाकी ये वाणिज्य बैंक हो गए, ये सरकारी बैंक हो गए। तो कोई भी अगर चेक वगैरह की भी सुविधा देनी होती है तो चेक वगैरह की सुविधा एक ही समय पर या एक ही स्थान पर कौन देता है, वाणिज्य बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, समाशोधन गृह कार्य बोलते हैं। फिर तीसरा है केंद्र बैंकों के दिशा निर्देशों का पालन करना। और केंद्र बैंक ये भी चाहता है, जैसे कि आपके स्कूल में जब फ्लाइट आती है, फ्लाइंग वगैरह जो भी आती है, तो बोलती है ना कि अब आपको तो नहीं बोलेगी, टीचर को बोलेगी अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि दिल्ली में भी जो शिक्षा मंत्री वगैरह है वो जाती है स्कूल में, तो देखते ही होंगे आप, वीडियो वगैरह भी आती है, तो वो बोलती भी हैं कि अब नेक्स्ट टाइम में आऊँगी तो ये सारी सुविधाएं इसमें क्या है, होनी चाहिए, टॉयलेट की, पानी की, जो भी है सुविधाएं होनी चाहिए। वैसे केंद्र बैंक भी बोलता है जो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं उसका क्या होना चाहिए, अच्छे से पालन होना चाहिए, जैसे CRR SLR। बस इसको यहीं तक समझना है, ये ऐसे ही है समझाने के लिए। तो ये क्या होगा, बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका, ये 4 नंबर में भी आ सकता है आपका। फिर है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब लास्ट रिसॉर्ट, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है जब वाणिज्य बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, ना ही सरकार दे रही है, ना लोग दे रहे हैं, लोगों पे है ही नहीं तो लोग देंगे कहाँ से। तो ऐसे समय में क्या होता है कि बाजार में अस्थिरता उत्पन्न ना हो जाए, मार्केट अच्छे से चलती रहे, विदेशी विनिमय अच्छे से क्या है, सही रहे। तो इसलिए क्या करता है, जब कोई भी वाणिज्य बैंकों को उधार नहीं देता है तो अंत में कौन उधार देता है, केंद्र बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को उधार दिया जाता है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था को धक्का ना लगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, बैंकिंग व्यवस्था को धक्का ना लग से और मुद्रा बाजार क्या रहे, स्थिर रहे। नहीं तो अगर कोई भी उधार नहीं देगा तो मार्केट में क्या आ जाएगा, कभी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपस्फीति, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ना आए मार्केट में, बाजार में। इसलिए क्या करता है, अगर कोई भी पैसा नहीं देता है केंद्रीय बैंक, तो उसको कौन पैसा देता है, वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक पैसा देता है, ताकि देश की बैंकिंग व्यवस्था को धक्का ना लगे और बाजार, मुद्रा बाजार क्या रहे, स्थिर। तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट रिसॉर्ट। जब कुछ भी ना होगा तो कौन जाएगा, बोलते हैं नहीं, जब कुछ ना हो तो प्रभु का नाम ले लेना, बोलते हैं ना कि बस भगवान को याद करो। वैसे ही वाणिज्य बैंकों पे जब पैसा नहीं होता, ना सरकार देती है ना कौन, तो उसके लिए उस समय प्रभु कौन होता है, उसके लिए प्रभु होता है कौन, केंद्रीय बैंक होता है। तो वर्डिंग पे ध्यान है, इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी है, मैंने पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को क्या है पढ़ा रहा हूँ। और मैंने पहले ही बताया कोई कितना भी पढ़ा हो, लेकिन 1 बार 2 बार रीडिंग जरूर मारनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो उस पर समझना। फिर 5वां कार्य क्या है, विदेशी विनिमय का संरक्षक। विदेशी विनिमय मतलब, विदेशी विनिमय का संरक्षक का मतलब है जो मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा को बोलते हैं फॉरेक्स। क्या बोलते हैं, फॉरेक्स, यानी विदेशी विनिमय, यानी जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ठीक है ना, रिंगमिन हो गया, जो भी करेंसी होती है वो क्या है, सारी फॉरेन करेंसी, उसी को विदेशी विनिमय। तो विदेशी विनिमय अगर कुछ भी होता है तो कहाँ पर आता है, केंद्र बैंक के पास आता है। किसके पास आता है, केंद्र, इसको ध्यान रखिए, ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने फॉरेक्स, ठीक है ना, सही से चल नहीं रहा है, इससे लिख देता हूँ मैं, क्या है, फॉरेक्स, विदेशी विनिमय। तो विदेशी विनिमय का संरक्षक कौन होता है, केंद्र बैंक होता है। मान लीजिए आपको घूमने के लिए जाना है, आपको विदेशी विनिमय की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको डॉलर की ले लीजिए, डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर बताइए। उसके बाद सोच के फिर क्या करना, वीडियो को ऑन करना, रिज्यूम करना, समझ में आ जाएगा। तो विदेशी विनिमय की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, मान लीजिए हमें विदेश जाना है पढ़ाई के लिए, हमें इलाज के लिए जाना है, हमें घूमने के लिए जाना है, कहीं पे टूरिज़्म के लिए जाना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भारत की सरकार जाती है कहाँ, दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, दूसरे देशों की हेल्प करने के लिए। तो कैसे हेल्प किया जाता है, फॉरेक्स के माध्यम से, यानी विदेशी विनिमय के माध्यम से हेल्प किया जाता है। तो इसलिए विदेशी विनिमय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, विदेशी विनिमय के कोषों का संरक्षक कौन होता है, विदेशी कोषों का संरक्षक कौन होता है, आरबीआई होता है, देश की केंद्रीय बैंक होती है। और विनिमय दर स्थिर करने के लिए, विनिमय दर को स्थिर करने के लिए
प्रबंधित तरलशीलता का प्रयोग करता है। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, क्या होता है प्रबंधित तरलशीलता। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, क्या सिंपल से समझना। विदेशी विनिमय का संरक्षक कौन करता है, विदेशी कोषों का संरक्षक कौन करता है, आरबीआई। यानी अगर हमारे पास डॉलर है, जैसे कि एक मूवी आई थी शाहरुख खान वाली, आपने सुनी होगी, पता नहीं बहुत पुरानी मूवी है, उसमें नाना पाटेकर भी होता है, मूवी का नाम याद नहीं आता है, और उसमें करिश्मा कपूर होती है, वो अमेरिका से आई होती है, तो वो शाहरुख खान को डॉलर दे देती है, उसको समझ ही नहीं आता है क्या, कहती है लेडीज़ मुझको डॉलर दी है। तो उस डॉलर का वो रुपए में क्या करेगा, वो डॉलर क्यों चाहता है कि रूपमती के लिए मकान बनवाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो कहता है कि एक डॉलर उस समय पे 44 आजकल 80-85 जो भी होगा उस पर नहीं जाना। तो वो बोलता है कि वो डॉलर जो है उसके पास, उस डॉलर के बदले उसको रुपए कहाँ से मिलेगा, उस शाहरुख खान को उस डॉलर के बदले रुपए कहाँ से मिलेगा, आरबीआई से मिलेगा, या उसके द्वारा कुछ संस्थाएं होंगी उनके द्वारा मिलेगा। अगर हमारे पास क्या है, फॉरेक्स है, डॉलर है, अगर हम उसमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या बाहर से कोई भी विदेशी आता है, क्या करता है, बाहर से कोई इंडिया में घूमने आएगा तो डॉलर थोड़ी चलेगा, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे तो रुपया चलता है, तो रुपया चलेगा, तो उस रुपया कौन देगा, आरबीआई देगी उसको। तो ध्यान रखना, विदेशी विनिमय का संरक्षक कौन है, आरबीआई है। और विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए प्रबंधित तरलशीलता का प्रयोग करता है। प्रबंधित तरलशीलता का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। प्रबंधित तरलशीलता का मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता के लिए विदेशी विनिमय का क्रय तथा विक्रय किया जाता है। यानी प्रबंधित तरलशीलता का मतलब क्या होता है कि ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, अस्थिरता ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए विदेशी विनिमय का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है। अगर ज़्यादा ही लोगों को क्या दे देंगे, डॉलर ज़्यादा दे दिया जाएगा, तो क्या हो सकता है, डॉलर का, भारत का रुपए का वैल्यू गिर जाएगा, या बहुत सारी अस्थिरता मार्केट में क्या आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या हो, अस्थिरता उत्पन्न ना हो, इसलिए वो क्या करता है, आरबीआई जो है विदेशी विनिमय का क्रय यानी खरीद और बिक्री करता है। तो ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रबंधित तरलशीलता, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, 5 कार्य हो गए इसके, किसके, आरबीआई के। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है, अगर बोर्ड में लिखूंगा तो सारा कार्य एक ही में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा भी दिखे तो प्लीज़ उसको जूम कर लेना और मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, समाशोधन गृह कार्य। कौन सा है, समाशोधन गृह कार्य। समाशोधन गृह कार्य, समाशोधन गृह कार्य मैंने बताई, चेक वगैरह की सुविधाएं कौन उपलब्ध करवाता है, यही केंद्र बैंक। यानी यहाँ पे लिखा भी है, सिंपल सा, कुछ ना है तो ये लिख देता, समाशोधन गृह कार्य भी कौन करता है, आरबीआई की, देश की केंद्र बैंक के द्वारा समाशोधन गृह कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों बैंकों के चेक का समाशोधन केंद्र बैंक, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाना, केंद्र बैंक में उनके खातों से होता है। क्या होता है, केंद्र बैंक में उनके खातों से होता है। एक बार फिर देखिए, कुछ वर्ड होता है एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आ ही जाएगा। और ध्यान रखना, एक कहावत है इंग्लिश में, लेबर नेवर स्पॉइल, तो आपका जो श्रम है कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पे वो क्या आएगा, काम आएगा। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, डिबेट करना होगा, टीवी पे क्या चलता है उसे समझने के लिए, मार्केट में कैसी वैल्यू, किस चीज़ की डिमांड है, ये सब समझने के लिए भी क्या है, ज्ञान का होना क्या है, आवश्यक है। तो दोनों बैंकों के चेक का समाशोधन केंद्र बैंक के में उनके खाते के द्वारा होता है। क्या होता है, केंद्र बैंक में उनके, यानी समाशोधन कैसे करेगा, दोनों बैंकों का, मान ले एक बैंक है आईसीसीआई और दूसरा कौन सा, एचडीएफसी है, उन दोनों ने अपने चेक कहाँ पे डाले, केंद्र बैंक में चेक डाले। तो केंद्र बैंक देखेगा कि हाँ इसका चेक ठीक है कि नहीं है, लोग बाग सही से पैसा दे रहे हैं, या ये जो लोग व्यक्ति या कस्टमर आ रहे हैं उनके किस में, उनके बैंकों में जो आ रहे हैं वो उनको पैसा सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं, केंद्र बैंक के द्वारा। तो दोनों बैंक यानी दो कोई भी बैंक होंगे, चेक का समाशोधन यानी समाशोधन, कुछ शोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना। जैसे संविधान में संशोधन है, चेंजेस वगैरह करते हैं, तो अगर कुछ गलत सलत होता है तो उसको ठीक भी कर देते हैं। साख का नियंत्रण, फिर है कौन सा, 7th है साख का नियंत्रण। इसका मतलब क्या है, मुद्रा पूर्ति को कम या अधिक कौन करता है, वाणिज्य बैंकों के द्वारा। आप अभी खाली इतना ही समझना, अभी इस पे ना पूरा टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतने रखना। साख यानी साख मतलब उधार का, यानी नियंत्रण कौन करता है, ऋण का नियंत्रण कौन करता है, सिंपल सा, मुद्रा पूर्ति को कम या अधिक करके क्या किया जाता है, साख का नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र बैंक के द्वारा।
किससे? वाणिज्य बैंक। यानी वाणिज्य बैंकों को क्या करता है? मुद्रा पूर्ति कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, तो इससे क्या होगा? साख का नियंत्रण होगा। अभी इसको पूरा समझेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। तो ये था हमारा क्या? केंद्र बैंक के कार्य। देख रहे कितने सारे कार्य हैं। अब एक में ही लिख दूंगा तो कैसे होगा? आप ही बता, पॉसिबल है? होगा? तो ऐसे तो 15-20 क्वेश्चन एक लेसन में बनते हैं, तो ऐसे तो 15-20 लेक्चर हो जाएंगे। तो सारी सब कुछ देख के करना पड़ता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और चीज़ें नहीं समझ में आती है तो क्या करिए? बताने का प्रयास करिए। और ये ज़रूरी नहीं है हमेशा 24 घंटे पढ़ना है। ईमानदारी से एक 12th का जो स्टूडेंट होता है उसको कम से कम ईमानदारी से 5 से 6 घंटा क्या है? पर डेली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो सुन रहे हो, ये सेल्फ स्टडी नहीं हो, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया है, जो बुक में लिखा है, जो बाकी टीचरों ने पढ़ाया है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको देखो, उसके बाद घर में बैठ के खुद से क्या करो? अध्ययन करो, तब चीज़ें क्या आएंगी? अच्छे आएंगी। नहीं तो अगर क्या करोगे? मैंने पढ़ा दिया, सुन लिया लेक्चर, तो इस समय पे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक मूवी भी आई थी नीलबट्टे सन्नाटा, देखी होगी आपने तो। खैर मूवी वगैरह पता नहीं, देखनी चाहिए थोड़ी, वो ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन अभी थोड़ी सी कम देखनी चाहिए। एक समय आएगा जब कुछ नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आराम से क्या कर सकते हो? सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे होना चाहिए। और एक चीज़ और, मात्रा वगैरह को अच्छे से लगा के चलिए। मात्रा को अच्छे से लगाने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए प्रतिभूतियों लिखा है ऐसे करके, कुछ क्या करते हैं? ऐसे कर देंगे। इसमें ये चल नहीं रहा, इसको बता देता हूँ। इससे कुछ क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ये बगुला की तरह बगुला की टांग बना देंगे। तो इन सब चीज़ों में क्या करिए? सुधार करने का प्रयास कीजिए, और मात्राओं को अच्छे से लगाइए। जैसे लगता है मात्रा अच्छे से लगाइए, तो वो है, तो मतलब बोर्ड है, बोर्ड पे तो लिखने में उतना बढ़िया बनता नहीं है, लेकिन कॉपी में अच्छे से ऐसे मात्राओं को लगाइए। अच्छे से प्रयास कीजिए। हा कुछ ऐसे बना देते हैं। अच्छा, मैं तो ऐसे बना देते हैं हा। ये हा लग रहा है, इस पर अगर ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ऐसे नहीं, हा हर चीज़ के बनाने का एक तरीका सा, मतलब मैं आपका तरीका चेंज नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन जिससे क्या लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, आपका नंबर आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ऐसे हा बनाइए। इसी तरीके से क्या है? हा बनाइए कि देखने वाले को भी क्या लगे? अच्छा लगे। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, क्रीम लगाते हैं, क्यों? ताकि अच्छा लगे। तो कॉपी भी अच्छी क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो इन सब चीज़ों का भी क्या करिए? प्रयास कीजिए, हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? केंद्र बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर। अभी जो हम सारी डिबेट कर रहे थे, केंद्र बैंक, वाणिज्य बैंक, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या है ये सारी चीज़ें। बस आपने जो बताया वो हमने समझ लिया। कम से कम बता तो दे भाई कि वाणिज्य बैंक क्या होता है, केंद्र बैंक बता ही जा रहा है क्या है कि केंद्र बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक क्या है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस लेक्चर चल रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्या हो जाएंगी? चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, ये वाणिज्य बैंक होता है। बताया है नहीं पहले ही, और पूछ रहा है कि वाणिज्य बैंक क्या होता है, बताओ। तो अब समझ में आ जाएगा वाणिज्य बैंक क्या होता है और केंद्र बैंक के बीच क्या डिफरेंस होता है। वैसे मोटा मोटी तो पता ही होगा, हो सकता है ये थोड़ा क्या लगे, छोटा छोटा लगे, तो इसको क्या कर लेना? जूम, क्योंकि क्वेश्चन हटाना क्या है? ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। जूम करके क्वालिटी बढ़ा लेना, और पढ़ने वाले होगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो पढ़ने वाले नहीं होगे तो नुक्स पे नुक्स निकालते रहोगे, उससे मेरा घाटा होगा नहीं, मेरा तो इंक्रीमेंट ही होगा। एक नई नई चीज़ें क्या है, जुड़ती जा रही हैं। हाँ, हमेशा क्या है, नुक्स निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ज़्यादा। हाँ, जो जेन्युइन रीज़न है उसको बताइए, तो उसमें क्या करूँगा? सुधार करूँगा। तो चलिए, केंद्र बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर, ये सारे हमें पता, बस एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। क्या अंतर है देख लेते हैं। केंद्र बैंक देश की सर्वोच्च बैंक होती है। कौन? केंद्र बैंक, बैंकों का बैंक है केंद्र बैंक, जो हमने देखा था। वाणिज्य बैंक नियंत्रण में रहता है। किसके नियंत्रण में रहता है? केंद्र बैंक के। वाणिज्य बैंकों का जमा स्वीकार करता है कौन? केंद्र बैंक। उन्हें ऋण कौन देता है? केंद्र बैंक। सामान्य जनता से लेन देन नहीं करता। ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो केंद्र बैंक होता है ना, वो सामान्य जनता से लेन देन नहीं करता है, और जो वाणिज्य बैंक होता है वो सामान्य जनता से क्या करता है? लेन देन करता है। तो एक बार देख लेना, ये वही जो कार्य है ना, वही सारी चीज़ें। और वाणिज्य बैंक क्या होते हैं? वाणिज्य बैंक वह वित्तीय संस्था होती है। क्या होती है? वह वित्तीय संस्था होती है जो सामान्य लोगों से लेन देन क्या करती है? स्वीकार करती है। समझ रहे हो ना? यानी जो केंद्र बैंक है उसका सामान्य जनता से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उनका क्या है? सामान्य जनता से लेन देन होता है।
तो तो ध्यान रखना, वाणिज्य बैंक क्या है, वह वित्तीय संस्था है जो सामान्य लोगों से लेन देन करती है और सामान्य लोगों से जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है ताकि वो क्या कर सके, निवेश के उद्देश्य से, यानी निवेश के उद्देश्य, यानी जो वाणिज्य बैंक के निवेश के उद्देश्य से सामान्य लोगों को क्या देती है, सामान्य लोगों की जमा कर लेती है कि फिक्स डिपॉजिट डाल दिया तो उसमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, उधार दे दिया तो उन्होंने घर बना लिए, ये भी इससे भी क्या एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो बस ध्यान रखना, सामान्य लोगों से लेन देन करती है, सामान्य लोगों से लेन देन नहीं करती। दूसरा डिफरेंस, केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करती है, बस अभी यही समझना, मुद्रा पूर्ति को क्या है, नियंत्रित करती है। लेकिन ये जो क्या है ना, साख सर्जन के माध्यम से केवल मुद्रा पूर्ति में योगदान देती है, ये मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित नहीं करती। नियंत्रित कौन करती है, केंद्र बैंक करती है, ये खाली मुद्रा साख के सर्जन में, साख यानी क्रिएशन ऑफ मनी के सर्जन में क्या करती है, ये मुद्रा पूर्ति में ये थोड़ा सा इसका केवल योगदान होता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है केंद्रीय बैंक, देख ही लिया। तरणशीलता जानते ही हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता के लिए क्या करता है, विदेशी विनिमय का जो क्रय विक्रय करता है उसी को क्या बोलते हैं, तरणशीलता। विदेशी विनिमय का कोष ये नहीं रखता, ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं लिखना, नहीं है, इसमें लिखे होंगे वाणिज्य बैंक विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक नहीं है और लाभ के उद्देश्य से विदेशी विनिमय यानी फॉरेक्स का क्रय विक्रय करता है। यानी वाणिज्य बैंक का मतलब ही क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कि ये क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, काम करेगा। फिर चौथा है नोट जारी करना। पता ही है नोट जारी करने का प्राधिकार जिसे करेंसी प्राधिकार कहते हैं, और लेकिन ये करेंसी प्राधिकारी नहीं है, यानी ये वाणिज्य बैंक नोट जारी नहीं करते हैं। तो पहले बता दिए, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ। वाणिज्य केंद्र बैंक क्या करता है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता केंद्रित होता है। केंद्र बैंक कभी भी कार्य करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए प्रयास करेगा, और जबकि जो वाणिज्य बैंक होता है वो अधिकतम लाभ पे इसका फोकस रहता है। किस पे फोकस रहता है, लाभ पर ध्यान इसका क्या रहता है, केंद्रित रहता है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में क्या डिफरेंस है। सर्वोच्च संस्था है, सामान्य लोगों से लेन देन नहीं करती है, सामान्य लोगों से लेन देन करती है। मुद्रा पूर्ति नियंत्रित करती है, मुद्रा साख के सर्जन में काली क्या है, मुद्रा पूर्ति में योगदान देती है। विदेशी विनिमय का संरक्षक है, ये नहीं है, लाभ के उद्देश्य से विदेशी विनिमय का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है। जैसे आपने देखा होगा, वैसे तो फॉरेक्स कौन बदलता है, केंद्रीय बैंक बदलती है, लेकिन कई सारी आपने मूवियों में देखा होगा कि किसी मतलब एक जगह पे चले जाते हैं, वो डॉलर के बदले क्या देते हैं, उनको रुपए देते हैं, या रुपए के बदले क्या दे देते हैं, डॉलर दे देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, लाभ के लिए। एक मूवी है साउथ की, रोड साइड राउडी करके, पता नहीं क्या कौन सी मूवी है, रोड साइड राउडी करके होता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है तो वो मतलब भिखारी बन जाता है इस टाइप के। तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो एक जगह पे जाता है उसको क्या है, डॉलर होता है, अंग्रेज़ लोग डॉलर दे, और वो आरबीआई में जाना नहीं चाहता तो थोड़े कम पैसे में क्या है वो उधर ही सेटलमेंट कर लेता है। तो लाभ के उद्देश्य से होता है। नोट जारी करता है, करेंसी प्राधिकारी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा स्थिरता केंद्रित है, ये लाभ अधिकतम पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हो गया अंतर। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही बना के लिखना है। वैसे तो मैंने टेढ़ा मेढ़ा जगह के हिसाब से, आप एकदम सीधा सीधा बनाना, सुंदर सुंदर देखने में अच्छा लगे। और एक बना के इसको ऐसे बंद कर देना, फिर दूसरा हो जाए तो इसको ऐसे बंद कर देना, तीसरा हो जाए तो इसको ऐसे बंद कर देना, चौथा हो जाए तो इसको ऐसे कर देना। इससे क्या होगा, आंसर आपका देखने में अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे 4 में से 3 मिल रहे होंगे वहाँ पे 3.5 या 4 नंबर देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो आउटसाइड अगर नॉइस आ रही हो तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलना। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग घर में बना रहे हैं तो सबको रोका नहीं जा सकता, तो पहले ही बताया इसको इग्नोर करके चलना। और मैं थोड़ी सी आवाज़ तेज़ रखने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको चीज़ें क्या आ जाएंगी, सारी समझ में आ जाएंगी। आप देखते हैं कि केंद्र बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी यहीं पे है। क्या है, केंद्र बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण, यानी क्या है, केंद्र बैंक द्वारा मुद्रा का पूर्ति यानी साख पूर्ति कैसे किया जाता है। यानी मार्केट में अगर मुद्रा ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करेगी, अगर मार्केट में मुद्रा कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करेगी। तो इसको करने के इसके पास 2 उपाय होते हैं। कितने उपाय होते हैं, 2 उपाय होते हैं। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। हमें मोस्टली जो समझना ये समझेंगे, इससे पहले हमें ये समझना मात्रात्मक। मात्रात्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मात्रात्मक को बोलते हैं अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत पता होना चाहिए।
टिव इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या होगा, क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, क्या हो गया, क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो मात्रात्मक, सबसे पहले समझते हैं मात्रात्मक उपकरण क्या है। इसमें 4-5 चीज़ें हमें समझनी है। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, खुले बाजार की नीति क्या होती है, यानी खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो ये सारी इसमें चीज़ें समझनी है। और गुणात्मक में हम देखेंगे कि शाख राशनिंग कैसे की जाती है, नैतिक प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल हमें किस पे फोकस मारना है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पे, यानी मात्रात्मक उपकरण। तो सबसे पहले समझो मात्रात्मक उपकरण होता क्या है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है जगह की कमी के कारण, अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम करती है। मुद्रा की पूर्ति, मात्रात्मक का मतलब ही क्या है, क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्या करेंगी, क्वांटिटी कम कर देगी। नहीं, मुद्रा अगर मार्केट में ज़्यादा है, मुद्रा ज़्यादा होने का मतलब है मार्केट में मुद्रास्फीति ज़्यादा है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करेगी, मार्केट से पैसा को सोखने का प्रयास करेगी, निकालने का प्रयास करेगी, और मार्केट क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा या संतुलन में हो जाएगा। तो सिंपल से समझना क्या है, अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम करता है। और अपस्फीति यानी डिफ्लेशन होगा तो ऐसे में मुद्रा की पूर्ति क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इस पर बस एक बार पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा जाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। मात्रा का मतलब अगर मात्रा ज़्यादा है मार्केट में तो मात्रा को कम करेगी, और मात्रा कम है तो मुद्रा पूर्ति को ज़्यादा करेगी। और गुणात्मक में अभी जान ही रहा हूँ, खाली मैंने क्या कर लिया, इसका यहाँ पे बता दिए ये भी होता है। अब चलते हैं इस पे, मात्रात्मक उपकरण में एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका बैंक रेट है। क्या है, बैंक रेट। इंग्लिश मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। बैंक दर या बैंक रेट। तो बैंक दर क्या होती है, बैंक दर का मतलब ये होता है आरबीआई के द्वारा, बैंक दर वह दर होती है जिसमें आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों को, किसको, वाणिज्य बैंकों को जो मुद्रा क्या दिया जाता है, ऋण पर दिया जाता है, उस पर जो ब्याज लगाया जाता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, बैंक दर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, यानी आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों को जो मुद्रा उधार दी जाती है, उस पर जो ब्याज लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक दर होता है। क्या बोलते हैं, बैंक दर। यहाँ पे लिखा भी है, देखना, मैंने शॉर्ट में लिखा आरबीआई बैंक दर वह, आपको लिखना बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मुद्रा उधार देती है। तो सपोज कीजिए अगर आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया। बैंक रेट को बढ़ाने का मतलब क्या, वाणिज्य बैंकों को क्या उधार क्या है, ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। जब उसको उधार ज़्यादा कीमत पर मिलेगी तो मार्केट में क्या पैसा आएगा ज़्यादा, मार्केट में अगर वो पैसा डालेगा भी तो क्या है, वाणिज्य बैंक ने तो किससे उधार लिया, केंद्रीय बैंक से उधार लिया। अब अगर ब्याज की राशि ज़्यादा है तो इसका मतलब है वाणिज्य बैंक क्या है, कम उधार लेंगे, और कम उधार लेंगे तो मार्केट में पैसा कम डालेंगे। मार्केट में जब पैसा कम डालेंगे तो क्या होगा, जब कम चीज़ होगी तो उसका क्या होगा, वो वहाँ पे भी ब्याज बढ़ जाएगा। मार्केट में जब ब्याज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में जब ब्याज बढ़ जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ही बस इसमें समझनी है, मैं समझा दूंगा क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन दे दोगे, बैंक दर या बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मुद्रा उधार देती है, यानी वो ब्याज है। जैसे हम देते हैं ना ब्याज, किसको देते हैं, वाणिज्य बैंकों को, वैसे ही जब हम उधार लेते हैं वैसे ही वाणिज्य बैंक भी जब किससे उधार लेती है, आरबीआई से उधार लेती है, तो उसको भी क्या देती है, ब्याज देती है। तो मान लीजिए बैंक दर ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा बैंक रेट, यानी बैंक रेट ज़्यादा है। बैंक रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आरबीआई के द्वारा ज़्यादा, अब आरबीआई के द्वारा क्या है, ज़्यादा ब्याज लगाया जा रहा है, तो यानी वाणिज्य बैंकों को अब जो पैसा मिलेगा वो क्या है, ज़्यादा रेट पर मिलेगा। तो ज़्यादा रेट पर मिलेगा तो क्या होगा, ब्याज बढ़ जाएगा। बैंक रेट बढ़ गया तो ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज बढ़ने का मतलब क्या है, अब बैंकों को जो पैसा है वो ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। तो जब ज़्यादा कीमत पर मिल रही है तो जब वो मार्केट में पैसा डालेंगे या लोग बाग जब पैसा लेंगे तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मुद्रा की जो लागत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रा की जब लागत बढ़ जाएगी, मार्केट में जब ब्याज बहुत ज़्यादा रेट पर मिलेगा तो पैसा लोग उधार लेंगे नहीं, तो साख की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
साख की मांग क्या हो जाएगी, छोटा दिख रहा होगा लेकिन मेरे वर्ड पे जाना, साख की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब साख की मांग कम हो जाएगी यानी मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो मुद्रा पूर्ति ज़्यादा होगी कि कम होगी, मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी। तो ये एरो देखना, मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुद्रा पूर्ति कम हुई तो मार्केट में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम। मुद्रास्फीति कम का मतलब मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा है, इसको ऐसे समझना, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, अब बैंक रेट को बढ़ा देगी। बैंक रेट को जब आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंकों को क्या है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, उनकी लागत ज़्यादा हो जाएगी। लागत ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में क्या है, उसकी मांग भी कम हो जाएगी। जब मार्केट में मांग कम हो जाएगी तो मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी, यानी मार्केट में जो ज़्यादा पैसा है वो कम हो जाएगा। और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, किसकी, इन्फ्लेशन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और इसके अपोजिट भी है, अगर मार्केट में क्या है होता है, मुद्रा पूर्ति कम है तो अब मुद्रा पूर्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। तो सिंपल सा आरबीआई क्या करेगी, इस वाले इंस्ट्रूमेंट का बैंक रेट को क्या कर देगी, बढ़ाने की जगह क्या कर देगी, घटा, क्योंकि अब मार्केट में क्या करना है, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना है। क्या करना है, अपस्फीति मतलब अपस्फीति का मतलब ही होता है कि मार्केट में क्या है, मुद्रा कम है तो मुद्रा को क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, मुद्रा को बढ़ाना है। तो जैसे ये ना, इसी का सेम उल्टा है, जगह की कमी की वजह से मैंने कर दिया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ समझाना। बैंक रेट अब क्या था, यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन इस स्थिति में अपोजिट बैंक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्याज की दर, जब बैंक रेट कम होगा तो क्या है, वाणिज्य बैंकों को कम रेट पर पैसा मिलेगा। जब उनको कम रेट पर पैसा मिलेगा तो मार्केट में क्या है, उनकी लागत भी कम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा क्या है, डालेंगे। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा डालेंगे, कम ब्याज होगा तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो साख की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। साख की मांग ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में डिमांड जब ज़्यादा हो गई तो मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब मुद्रा पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो अपस्फीति की कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो मार्केट क्या आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से क्या करना है, इसको रिज्यूम, क्योंकि टेक्निकल है, एक बार आराम से उसको क्या कर लेना, प्लेबैक कर लेना, 2-3 बार सुनना, चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आराम से आ जाएंगे। उसके बाद है आपके खुले बाज़ार की क्रियाएं। क्या है, खुले बाज़ार की क्रियाएं। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में खुले बाजार की क्रिया में जो आरबीआई होती है ना, आरबीआई जो होती है सरकार की ओर से, किसकी ओर से, सरकार की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है। जैसे कि हमने कार्य देखा था ना, आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे देखा था, आरबीआई जो है सरकार के एजेंट के रूप में क्या करती है, प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय करता है। तो सेम मतलब क्या है, खुले बाजार की का मतलब यही है, खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से खुले बाजार में क्या है, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ओपन मार्केट यानी हर कोई आ सकता है वहाँ पे, सरकार के शेयर्स को खरीद सकता है पैसा दे के। ऐसा नहीं कि कुछ कंपनियाँ आएंगी, हाँ सबके लिए खुला हुआ, सब आ सकते हैं। तो सिंपल सा खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय ये है, जब आरबीआई के द्वारा सरकार की ओर से खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ यानी कागज़ वगैरह का, शेयर वगैरह का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, खुले बाजार की क्रियाएँ। अब इसमें देखो क्या चीज़ होगी, अगर सरकार क्या कर रही, अगर केंद्र बैंक क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचती है। क्या करती है, प्रतिभूति को बेच रही है। मान ले आप हो, आपने क्या कर दिया, जब प्रतिभूति को बेच दिया यानी अपने घर को या घर के कागज़ को बेच दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही सेम टू सेम केंद्र बैंक के भी साथ होता है। तो जब सरकार की ओर से वो क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेच देती है। ये छोटा दिख रहा होगा लेकिन मेरी वर्डिंग पे जाना, थोड़ा सा जूम कर लेना, चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। प्रतिभूति को बेचेगी, तो जब प्रतिभूति को बेचेगी तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या है, पैसा जब ज़्यादा होता है, ये सारी कंडीशन होती है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है घटाना है। तो ये जितने भी पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, बैंक रेट, खुले बाजार की नीति, आगे रेपो रेट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें, ये सारा क्या होता है, मुद्रास्फीति या तो ज़्यादा होगी मार्केट में या कम होगी। अगर मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है यानी इन्फ्लेशन क्या है, मार्केट में ज़्यादा है, तो वहाँ से पैसे को क्या करना है, कम करना है। तो इस वाले टूल का उपयोग कैसे करेगी सरकार, प्रतिभूतियों को बेच देगी। जब क्या करेगी सरकार, अपने शेयर्स को बेचेगी तो मार्केट में जो भी पैसा होगा, जो भी तरलता होगी, लिक्विडिटी होगी, मार्केट में जो पैसा होगा वो पैसा किसके पास आ जाएगा, केंद्र बैंक के पास आ जाएगा या सरकार के पास आ जाएगा। तो जब केंद्र बैंक के पास क्या आ गया, पैसा आ गया केंद्र बैंक के पास,
तो इससे क्या हुआ, मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसे की कमी होगी, पैसे की कमी होगी और वाणिज्य बैंकों को भी क्या है, पैसा क्या है, कम मिलेगा, तो लोगों को वो क्या देंगे, कम देंगे। तो सिंपल समझना यहाँ पे क्या है, प्रतिभूतियों को जब बेचेगी तो मार्केट से क्या हो जाएगा, तरलता सूखना है, मार्केट में जो मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों में क्या आएगी, कमी, यानी मार्केट में जब पैसा ही कम है तो वाणिज्य बैंकों पे पैसा रहेगा ही कहाँ पे, तो पैसा क्या है, वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों में पैसा क्या है, कम है। तो मार्केट में पैसा कम है तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो गई, मुद्रा की पूर्ति कम हो गई, और मुद्रा की पूर्ति कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रण हो गई, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति क्या हो गई, ठीक हो गई। ठीक इसके विपरीत होता है क्या, प्रतिभूति बेचना। एक बार फिर समझा रहा हूँ, इसको समझना। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, जब आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से खुले बाजार में जब क्या है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। इसमें जब प्रतिभूति बेचना, प्रतिभूति यानी मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा है, तो जब प्रतिभूति क्या है, केंद्र बैंक बेचेगी